तो भाई आज मैं आप लोगों को 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों की बुक का नाम है समकालीन विश्व में राजनीति। इसका भाई आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने वाला हूँ। टेक्निकली देखें तो भाई ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है और जो ये वाला है आप लोगों का दो द्रव्यता का अंत, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है। वो इसलिए क्योंकि ये जो शीत युद्ध का दौर है ये चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ जो 3rd चैप्टर आप लोग देख रहे हो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये चैप्टर भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं आ रहा है। तो टेक्निकली आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर ये वाला हुआ और सेकंड चैप्टर आप लोगों का ये वाला हुआ। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर आप लोग देख रहे हो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप उसे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अब चैप्टर की शुरुआत करने से पहले भाई आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल जो है ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तीनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को ये सारे नोट्स जो है मिल जाएंगे फ्री में। इसके साथ साथ सारी लेटेस्ट अपडेट भी आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोगों को सारी वीडियोज़ का लिंक भी वहाँ पर मिल जाएगा। तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बात करते हैं भाई आप लोग के चैप्टर की। चैप्टर का नाम है भाई आप लोगों का सत्ता के समकालीन केंद्र। क्या मतलब हुआ भाई इस चीज़ का, मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ। देखो भाई हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 1945 में भाई जब दूसरा विश्व युद्ध हमारा ख़त्म हुआ था तो भाई पूरे विश्व में जो है दो महाशक्तियाँ थी, या बोल सकते हैं दो सुपर पावर देश थे या दो सबसे शक्तिशाली देश थे जिनकी पूरे विश्व में चलती थी। पहला था भाई अमेरिका और दूसरा था हमारा सोवियत संघ। इन दोनों की भाई पूरे विश्व में जो है चलती थी। लेकिन भाई क्या हुआ 1991 में जो हमारा ये सोवियत संघ है ना भाई, ये खत्म हो गया पूरी तरीके से, इसका विघटन हो गया। तब अकेला भाई पूरे विश्व में कौन बचा, अमेरिका बचा, और इसी की चलने लगी पूरे विश्व में। अब ऐसे में हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि कौन से ऐसे संगठन हैं या कौन से ऐसे देश हैं जो आने वाले टाइम में भाई अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, विश्व में सुपर पावर बन सकते हैं। अगर संगठन का मतलब आप लोगों को नहीं पता तो जो अलग अलग देश मिलकर अपना एक संगठन बना लेते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, उसे हम संगठन बोलते हैं। अगर आप लोगों को संगठन का मतलब नहीं पता तो जो अलग अलग देश मिलकर आपस में भाई अपना एक ग्रुप बना लेते हैं उसे हम संगठन बोलते हैं। जो यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में, ये भी एक तरीके का संगठन ही था। जो सोवियत संघ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ये भी एक तरीके का संगठन ही था जिसमें टोटल 15 देश थे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखा जाए कि कौन कौन से संगठन है भाई ऐसे जो आने वाले टाइम में अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। वो है भाई हमारा आसियान, यूरोपीय संघ, ब्रिक्स और सार्क। बात करें देश की जो आने वाले टाइम में अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, वो है भाई हमारा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इजराइल और रूस। ये सारे मिलकर जो है आने वाले टाइम में अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, विश्व में महाशक्ति बन सकते हैं। लेकिन भाई आप लोग को इन सारे देशों के बारे में, सारे संगठनों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ वही आप लोगों को पढ़ना है। संगठन में भाई आप लोगों का जो ब्रिक्स है और जो सार्क है यह आप लोगों को नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। इसके साथ साथ जो इजराइल और रूस है ये भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये भी आप लोग के सिलेबस में नहीं है। और भारत के बारे में भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अलग से एक बुक दी गई है। तो हम सबसे पहले भाई संगठन के बारे में पढ़ेंगे, फिर देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं भाई सारे संगठन के बारे में। तो जो पहला संगठन है भाई हमारा जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है आने वाले टाइम में, वो है भाई हमारा यूरोपीय संघ। नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई ये यूरोप के देशों का एक संगठन है। अब ये यूरोप कहाँ है, आप लोग वर्ल्ड मैप में देखोगे तो भाई आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा यहाँ की तरफ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है भाई आप लोगों का यूरोप। नाम से भाई आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये जो संगठन है ये यूरोप देशों का एक संगठन है, एक ग्रुप है। आप भाई विश्व के मैप में देखोगे तो आप लोगों को ये वाला जो एरिया देखने के लिए मिल रहा है, इसी वाले एरिया में जो है बहुत सारे देश आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इन्हीं देशों का जो है ये एक ग्रुप है जिसे हम यूरोपीय संघ बोलते हैं। आप लोगों की बुक में आप लोगों को ये इमेज देखने के लिए मिल जाएगी। अब सबसे पहले भाई आप लोगों को जो है इसका झंडा देखना है। ये अपना इसका खुद का एक झंडा है जिसमें भाई टोटल जो है 12 सितारे हैं गोल्डन कलर के। पेपर में भाई क्वेश्चन में पूछ लेता है कि यूरोपीय संघ के झंडे में टोटल कितने सितारे हैं, तो आप लोगों को बताना है टोटल 12 सितारे हैं। दूसरा क्वेश्चन भाई एमसीक्यू में ये भी पूछ लेता है कि ये सितारे जो है किसका प्रतीक है, तो आप लोगों को बताना है ये एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। चलो भाई अब हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे यूरोपीय संघ की शुरुआत हुई, कैसे यूरोपीय संघ बना। तो हुआ क्या था भाई
1945 में जो है आप लोगों का दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। अब जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसमें भाई ये यूरोप के बहुत सारे देश भी जुड़े हुए थे और मेनली यहीं पे जो है पूरा युद्ध लड़ा जा रहा था। अब ऐसे में भाई इन देशों में जो है बहुत ज़्यादा तबाही हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी बर्बाद हो गई थी, पूरी ख़त्म हो गई थी। इस देश में बहुत ज़्यादा गरीब आ गए थे, काम धंधे सारे ठप पड़ गए थे, खाने पीने तक को नहीं था लोगों के पास ढंग से, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी इन सारे देशों में। अब ऐसे में भाई अमेरिका आया। अमेरिका ने सोचा कि भाई इन देशों की जो है मदद की जाए। तो उसने भाई एक प्लान बनाया, या कहें कि एक पॉलिसी चलाई, एक योजना चलाई, जिसको बोलते हैं हम मार्शल योजना। इसी प्लान के ज़रिए, इस पॉलिसी के ज़रिए जो है अमेरिका ने इन सारे देशों की मदद करी ताकि ये सारे देश जो है ये गरीबी से बाहर निकल सके और इनकी अर्थव्यवस्था जो है ठीक हो सके। पेपर में भाई 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मार्शल योजना क्या है। सिंपली आप लोगों को बताना है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो अमेरिका ने यूरोप के देशों की भाई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो योजना चलाई थी, जो प्लान बनाया था, उसे हम मार्शल योजना कहते हैं। अब सुधार करने के लिए भाई और भी चीज़ें जो है बनाई गई यूरोप के अंदर ही, जैसे कि भाई यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन जो है इसकी स्थापना करी गई 1948 में, ताकि भाई इन सारे देशों को जो है आर्थिक सहयोग मिल सके, पैसों की मदद मिल सके और फिर ये जो है अपना विकास कर पाए। पेपर में ये भी भाई एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो याद रखना। इसके बाद भाई 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना करी गई, ताकि भाई इन सारे देशों का राजनीतिक सहयोग जो है उसे बढ़ाया जाए, जो राजनीति है वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसमें सुधार वगैरह किया जाए। और फिर 1957 में भाई यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई, ताकि यूरोप के जो देश हैं वो आर्थिक रूप से एक दूसरे की हेल्प कर सके, मदद कर सके और उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो सके, उनका विकास हो सके। फिर भाई एंड में जाकर एक संधि हुई जिसे हम कहते हैं मॉस्ट्रिक्ट संधि। कब हुई थी भाई? 1992 में हुई थी। इस संधि की वजह से ही भाई क्या हुआ, यूरोपीय संघ जो है वो बनाया गया था। तो देख रहे हो भाई, शुरुआत जो है वो 1945 में इनकी मदद करनी शुरू कर दी थी अमेरिका ने। फिर भाई बहुत सारी चीज़ों का गठन हुआ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जो यूरोपीय संघ है वो 1992 में जाके बना है, बहुत टाइम बाद। अब ये जो संगठन भाई बनाया गया था यूरोप के सारे देशों के द्वारा आपस में, ये बनाया तो इसी पर्पज से गया था कि भाई सारे देशों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, इस वजह से ये पहले आर्थिक संगठन था। लेकिन आज के टाइम पे ये एक तरीके का राजनीतिक संगठन हो गया, एक पूरे देश की तरह काम करता है आज के टाइम पे ये पूरा ग्रुप जो है। जैसे जैसे भाई समय बीतता गया, ये जो है भाई एक विशाल देश की तरह जो है निकल कर आया, यानी कि एक बड़े देश की तरह बन गया। कहाँ भाई, ये एक संगठन था लेकिन धीरे धीरे जो है एक बड़े देश की तरह बन गया। अब बड़ा देश हम क्यों बोल रहे हैं इसे? क्योंकि भाई इसका खुद का एक अपना झंडा है जो अभी हमने ऊपर देखा था। इसके साथ साथ भाई इसका एक गान है, एक गीत है, राष्ट्रीय गान आप बोल सकते हो। इसके साथ साथ भाई इसका एक स्थापना दिवस भी है 1992, आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसके साथ साथ भाई इसकी एक मुद्रा भी है जिसे हम यूरो बोलते हैं। पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है भाई कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है, पैसों का क्या नाम है, तो आप लोगों को बताना है यूरो। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, 2003 में जो है इसने अपना संविधान बनाने की भी कोशिश करी थी, लेकिन संविधान नहीं बन पाया, असफल रहा। देख रहे हो भाई आप लोग, ये था तो भाई एक ग्रुप अलग अलग देशों का, लेकिन सारे जो देश हैं वो आपस में मिलकर एक देश की तरह काम कर रहे थे। तो यही था भाई हमारा यूरोपीय संघ। बस इतनी चीज़ें आप लोगों को यूरोपीय संघ के बारे में याद रखनी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों से जो है पेपर में MCQs में पूछी जा सकती हैं, तो ये सारी डिटेल जो है आप लोगों को याद रखनी है। अब जो मेन जो बड़ा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या हैं, क्या खास बात थी भाई यूरोपीय संघ में, जिस वजह से हम कहते हैं कि भाई यूरोपीय संघ आने वाले टाइम में अमेरिका को टक्कर दे सकता है। तो सबसे पहली खास बात भाई ये है इनकी कि ये जो संगठन है ना भाई, ये एक राष्ट्र की तरह है, एक देश की तरह है, और टुच्चे मुच्चे देश की तरह नहीं, बल्कि विशाल देश की तरह, बड़े देश की तरह है। क्यों? क्योंकि भाई इसका अपना खुद का झंडा है, इसका खुद का राष्ट्रीय गान है, मुद्रा है, स्थापना दिवस है। इसके साथ साथ इसने जो है संविधान बनाने की भी कोशिश करी थी 2003 में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। सोचो संविधान भी बना लेता तो ये पूरी तरीके से एक देश ही हो जाता। तो ये एक इसकी खास बात है, विशेषता है, याद रखना। इसके साथ साथ जो भाई इसकी मुद्रा है, मुद्रा मैंने आप लोगों को बताया था यूरो, तो ये जो है भाई एक टाइम पे अमेरिकी डॉलर के लिए
एक खतरा बनने वाली थी। इतनी ज्यादा तरक्की कर ली थी भाई इस संगठन ने। इसके साथ साथ भाई इसी संगठन का एक देश है जो है भाई हमारा फ्रांस, उसके पास भाई वीटो पावर है। अब ये वीटो पावर क्या होती है, ये आने वाले चैप्टर जो है आप लोग उसमें पढ़ोगे। सिंपली ये समझ लो कि भाई ये एक ऐसी पावर है जो गिनती की पूरी दुनिया में सिर्फ 5 देशों को मिली हुई है। तो उनमें से भाई जो एक देश है फ्रांस, वो यूरोपीय संघ का ही देश है। और इस पावर के थ्रू भाई ये जो 5 देश हैं ये कुछ भी करा सकते हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के कोई भी डिसीजन को बदल सकते हैं। ये सब आने वाले चैप्टर में आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे, अभी डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा मैं आप लोगों को ये वाली चीज। बात करें भाई इसकी व्यापार वगैरह की, तो व्यापार में भाई अमेरिका से 3 गुना ज्यादा आगे है ये विश्व व्यापार के मामले में। यानी कि जो वर्ल्ड लेवल पे भाई व्यापार वगैरह होता है, ट्रेड वगैरह होता है, उसमें भाई अमेरिका से 3 गुना आगे है ये। और इसके साथ साथ जो विश्व व्यापार संगठन है उसमें भी भाई इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बात करें आर्थिक शक्ति की, तो 2016 में ना भाई ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पहली अर्थव्यवस्था कौन थी भाई, शुरू से जो रही है वो है अमेरिका, लेकिन दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था ये यूरोपीय संघ वालों की थी 2016 में। इसका जो जीडीपी था वो भाई कम से कम 1700 अरब डॉलर का था 2016 में। तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। सोचो भारत जैसे देश, चीन जैसे देश सारे इससे पीछे थे। बात करें भाई इनकी 5वीं विशेषता की, वो ये है कि भाई जब भी कोई विवाद वगैरह होता है इन सारे देशों में, जो ग्रुप है देशों का यूरोपीय संघ, इसमें जो वो ये है कि भाई ये जो यूरोपीय संघ है इसमें जो अलग अलग देश हैं भाई, इन सारे देशों में जब भी कोई विवाद वगैरह होता है, कोई भी लड़ाई वगैरह होती है, तो उसका भाई समाधान जो है शांति से निकालते हैं, बातचीत करके निकालते हैं। जैसे कि भाई चीन के साथ इनकी कोई लड़ाई हुई थी, इन सारे देशों की चीन के साथ कोई लड़ाई हुई थी, जैसे कि भाई चीन के साथ भाई इन सारे देशों की कुछ लड़ाई हुई थी, विवाद हुआ था, तो उसका भी भाई समाधान जो है इन्होंने बातचीत करके निकाल लिया था। और एक बड़े देश की ये खास बात होती है कि भाई वो लड़ाई नहीं करता बल्कि बातचीत करके सॉल्यूशन जो है निकाल लेता है, ताकि भाई उस देश का भी नुकसान ना हो और जिससे लड़ाई हुई है उस देश का भी नुकसान ना हो, क्योंकि लड़ाई से भाई नुकसान ही होगा, फायदा थोड़ी होगा। बात करें भाई इसकी सेना का और इसकी टेक्नोलॉजी की, तो भाई सेना के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है भाई इसके पास। अब पहले नंबर पे तो भाई अमेरिका ही है जिसके पास सबसे बड़ी सेना है दुनिया में, लेकिन दूसरे नंबर पे इसके पास भाई दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। तो सोच सकते हो भाई आने वाले टाइम में इसकी सेना और बड़ी हो सकती है जो अमेरिका को भी टक्कर दे सकती है। बात करें भाई इसकी रक्षा बजट की, यानी कि ये अपनी सिक्योरिटी पे कितना ज्यादा पैसा खर्च करता है, तो उसमें भी भाई दूसरे नंबर पे आता है ये पूरे विश्व में। पहले में भाई अमेरिका ही आता है और दूसरे में ये यूरोपीय संघ आता है। लेकिन जो भाई इसका देश है फ्रांस, जिसके पास भाई वीटो पावर भी थी, इसके पास भाई 335 परमाणु हथियार भी है। सोच सकते हो परमाणु हथियार सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार होते हैं, तो 335 हथियार है भाई परमाणु फ्रांस के पास, जो इसका एक सदस्य देश है। बहुत बड़ी बात है, यानी कि सेना के मामले में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यूरोपीय संघ। बात करें भाई विश्व प्रभाव की, तो भाई ये जो यूरोपीय संघ है ये भाई आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से पूरे विश्व में बहुत ज्यादा प्रभावी है। एग्जाम्पल के तौर पे भाई अगर हम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सारे महाद्वीपों की बात करें तो यहाँ पे भाई इसका आर्थिक प्रभाव है बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ भाई अमेरिका और चीन के सामने ये मजबूती से खड़ा हुआ है। अमेरिका भाई बहुत बड़ी सुपर पावर है और चीन भी एक बहुत बड़ा देश है, उनके आगे भाई ये कंपटीशन कर रहा है, एक तरीके से टक्कर दे रहा है उन्हें। तो ये बहुत बड़ी बात है पूरे विश्व के लेवल पे। ये बाकी सारे देशों के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार वगैरह भी कर रहा है, उनकी भाई आर्थिक हेल्प भी कर रहा है, उनकी पॉलिटिक्स में जो है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। आई होप आप लोगों को ये सारी विशेषताएं जो है समझ में आ गई होंगी यूरोपीय संघ की। अब भाई इतनी सारी विशेषताएं हैं तो कुछ कमियां भी होंगी यूरोपीय संघ में, वो पढ़ते हैं अब स्टेप बाय स्टेप। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं भाई 5 नंबर में, तो याद रखिएगा। पहली जो कमी है भाई ये यूरोपीय संघ की, वो ये है कि भाई इसके जो देश हैं, अलग अलग देश, इनकी सबकी भाई अपनी अलग अलग विदेश नीति है, अलग अलग रक्षा नीति है। अब ऐसे में भाई इन्हें एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, मान लो कोई बड़े लेवल का मुद्दा है, विश्व के लेवल का कोई भी एक टॉपिक है, उसमें भाई सभी देश जो है अपने अपने फायदे की सोचकर अलग अलग बातें बोलते हैं, अलग अलग चीजें बोलते हैं, कोई भी जो है एक चीज पर
नहीं टिक पाते हैं ये लोग। एग्जाम्पल के लिए भाई, जब अमेरिका ने इराक पर हमला करा था तो भाई जो ब्रिटेन था वो तो अमेरिका का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जो फ्रांस और जर्मनी था वो भाई अमेरिका के खिलाफ खड़े थे। और कहने को भाई ये ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तीनों जो है यूरोपीय संघ का ही पार्ट है, लेकिन इनके डिसीजन जो है वो एक नहीं हो पाते हैं। अलग अलग इनकी विदेश नीति है, अलग अलग इनकी रक्षा नीति है। तो ये एक कमी है एक तरीके से इसकी। दूसरी कमी ये है कि भाई जो यूरोपीय संघ है ये पूरा, इसमें बहुत सारे देश हैं पहले से ही। अब जो भाई नए देश इसमें जुड़ना चाहते हैं उनको भाई जोड़ने को लेकर जो है आपस में इनके विवाद चलते रहते हैं, आपस में इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें भाई जुड़ना भी वो सारे देश चाहते हैं। जो सोवियत संघ मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था ना, वो खत्म हो गया। अब भाई जो उसके जो देश थे सारे, वो अब इसमें धीरे धीरे जुड़ना चाहते थे, तो भाई उनको लेकर जो है बहुत ज्यादा विवाद वगैरह होता रहता था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कमी के तौर पर है इस चीज की। इसके साथ साथ भाई तीसरी कमी की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था, जो यूरोपीय संघ है इसकी जो मुद्रा है, इसका जो पैसा है वो है भाई यूरो। अब ऐसे में भाई जो यूरोपीय संघ के अंदर जितने भी देश आते हैं उन सभी को यूरो जो इनकी मुद्रा है उसी को फॉलो करना चाहिए, उसी को मानना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि भाई जो ब्रिटेन है, डेनमार्क है, जो स्वीडन है, ये जो है भाई यूरो को नहीं मानते हैं, बल्कि इनकी अपनी अलग अलग करेंसी है, उसी को ये यूज करते हैं, यूरो वगैरह को नहीं मानते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए इनको पैसों को लेकर भी भाई इनका विवाद रहता है। जो यूरो ये जो है इसको नहीं मानते बहुत से देश। चौथी कमी तो भाई मैं आप लोगों को ऊपर ही बता चुका हूँ कि इन्होंने भाई 2003 में संविधान बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये संविधान भी जो है इनका नहीं बन पाया था। और उसके पीछे भाई सिंपल सा रीजन यही था कि जो इसके सदस्य देश थे वो भाई अपनी स्वतंत्रता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो चाहते ही नहीं थे कि संविधान वगैरह बने, क्योंकि संविधान बन जाता तो एक तरीके से जो है वो देश जो है उन्हें सारी बातें जो है माननी पड़ जाती इस यूरोपीय संघ की। तो इस वजह से संविधान जो है नहीं बन पाया। पांचवी कमी अगर हम बोले भाई इसकी, तो वो ये है कि भाई हमने ऊपर पढ़ा था कि ये जो यूरोपीय संघ है इसकी भाई जो सेना है वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की सेना है, दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और जो अपनी रक्षा वगैरह में, सिक्योरिटी वगैरह में जो पैसे खर्च करते हैं वो भी भाई दूसरे नंबर पे आते हैं ये लोग पूरे विश्व में। अब इन सब चीजों के बावजूद भी भाई जो इनकी सैन्य नीति है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, इतना ज्यादा कुछ इम्पैक्ट जो है छोड़ नहीं पाई है वो। अब वो इसलिए क्योंकि भाई मान लो इनकी कई लड़ाई वगैरह होती है, युद्ध वगैरह होते हैं, तो भाई कुछ देश जो है यूरोपीय संघ के वो राजी होते हैं और कुछ देश जो है इसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में भाई इनके पास इतनी बड़ी सेना होने का फायदा ही क्या है कि ये भाई निर्णय वगैरह ही नहीं ले पाते सही से। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कमी के रूप में है इनके। लास्ट कमी जो हम कह सकते हैं भाई, ये एमसीक्यूज में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो ब्रिटेन था भाई, यूरोपीय संघ का जो देश था, वो भाई 2016 में उसने एक जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह मतलब कि ब्रिटेन ने अपने देश के लोगों से पूछा, वोट वगैरह करवाया कि भाई हमें यूरोपीय संघ से अलग हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए। तो लोगों ने भाई मोस्टली उन्हें वोट डाला कि हमें अलग हो जाना चाहिए। इस वजह से जून 2016 में जो है ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया, बाहर निकल गया। अब ये जो ब्रिटेन अलग हुआ है, बाहर निकला है, इसे हम कहते हैं भाई ब्रेक्जिट। याद रखना, पेपर में पूछ सकते हैं ब्रेक्जिट किसे कहते हैं, तो आप लोगों को बता देना है। या ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि यूरोपीय संघ से भाई ब्रिटेन जो है वो कब बाहर निकला था, तो आप लोगों को बताना जून 2016 में। आई होप आप लोगों को सारी कमियां भी समझ में आ गई होंगी, विशेषता भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इंपॉर्टेंट था, याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पे आप लोगों का खत्म होता है भाई यूरोपीय संघ। अब जो दूसरा संगठन है वो है भाई हमारा आसियान। आसियान की भाई सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होनी आप लोगों को जरूरी है। फुल फॉर्म है भाई इसका दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। पेपर में एमसीक्यूज में ये फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछ लेता है। तो सबसे पहले तो भाई आप लोग वर्ल्ड मैप में देख लो, ये जो आप लोग एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये जो आप देख रहे हो ना छोटे छोटे यहाँ पे देश है, तो यही सारे देशों का ये एक तरीके से संगठन है आसियान। बुक में भाई आप लोगों को ये मैप देखने के लिए मिल जाएगा जो आप देख सकते हो, और वर्ल्ड मैप में आप लोगों को मैं ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ। इसके भी भाई झंडे के बारे में समझना है। इसका भी अपना एक झंडा है, ये आप लोग अपनी स्क्रीन पे जो है देख सकते हो, ब्लू रंग का। इसमें भाई ये जो धान की आप लोग बालियां देख रहे हो ना, ये टोटल कितनी है भाई, ये टोटल 10 बालियां हैं, पूरी धान की बालियां। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो आसियान है उसके झंडे में भाई धान की 10 बालियां हैं, वो किसका प्रतीक है।
तो आप लोगों को बताना है ये इनकी मित्रता और एकता का प्रतीक है। या पेपर में यही पूछ लेता है कि आसियान के झंडे में धान की कितनी बाली है, तो आप लोगों को बताना है 10 बाली है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। बात करें कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, ये संगठन बनाया कब गया था, तो भाई ये 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र था, उस पर हस्ताक्षर करके जो है बनाया गया था। टोटल भाई तब उसमें 5 देश थे जिन देशों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना करी थी। उन 5 देशों के नाम याद रखना, जिसे हम संस्थापक देश भी कहते हैं आसियान के, पेपर में पूछ लेता है। पहला है भाई हमारा इंडोनेशिया, दूसरा है भाई मलेशिया, तीसरा है भाई फिलीपींस, चौथा है भाई हमारा सिंगापुर और पांचवा है हमारा थाईलैंड। ये 5 देश थे। इन्होंने ही भाई मिलके जो है 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक में एक सम्मेलन किया और वहीं पे भाई एक घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करके जो है इस संगठन की स्थापना करी थी, ताकि भाई ये सारे देश जो है आपस में मिलकर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अपना विकास कर सके और एक दूसरे की हेल्प कर सके। अब बाद में जाके भाई इसमें जो है 5 देश और जुड़ गए, फिर जाके जो है भाई टोटल 10 देश हो गए इसमें। अब वो जो 5 बाद में और जुड़े थे वो कौन कौन से थे भाई, पहला था भाई ब्रुनेई, दूसरा था भाई वियतनाम, तीसरा था भाई लाओस, चौथा था म्यांमार और पांचवा था भाई आप लोगों का कंबोडिया। ये 5 देश जो है बाद में जुड़े थे इसमें जाके। पेपर में पूछ लेता है भाई कि 5 देश बाद में कौन से जुड़े थे, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी यही पूछ लेता है कि भाई आसियान में टोटल सदस्य देश कितने हैं, तो आप लोगों को बताना है टोटल 10 सदस्य देश हैं, लेकिन पहले के टाइम पे 5 हुआ करते थे। अब भाई आप लोगों को आसियान शैली के बारे में समझना है। ये आसियान शैली क्या है? शैली मतलब भाई आप लोग एक तरीके से तरीका बोल सकते हो, वे जिसे हम कहते हैं वे इंग्लिश में। सिंपली बोलूं तो आसियान के सभी देशों ने मिलकर आपस में सहयोग कर कर, बिना लड़ाई करे और एक दूसरे का सपोर्ट कर कर जो काफ़ी तरक्की करी भाई इन लोगों ने, जो काफ़ी यश कमाया, यश मतलब कि काफ़ी नाम कमाया, इसी को भाई हम आसियान शैली बोलते हैं। सिंपली बोले तो आसियान ने जिस तरीके से तरक्की करी है, जो काफ़ी नाम कमाया है, ये जो तरीका है ना, इसी को हम बोलते हैं आसियान शैली। और ऐसा करके भाई जो आसियान है वो दुनिया में भाई सबसे तेज़ी से आर्थिक तरक्की करने वाला संगठन बन गया है। यानी कि बहुत तेज़ी से जो है इनने तरक्की करी, इन सारे देशों ने आपस में मिलकर, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ इनमें, एक दूसरे की हेल्प करी, मेल मिलाप रहा इनमें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा एक दूसरे के देश को इन सारे देशों ने मिलकर। यही आप लोगों की आसियान शैली है। 2 नंबर में भाई पेपर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेपर में भाई अब ये भी पूछ लेता है आप लोगों से आसियान के 3 स्तंभ के बारे में। बेसिकली क्या है, ये जो भाई आसियान एक संगठन है, इसने भाई अपने जो है 3 अलग अलग एक तरीके से डिपार्टमेंट बना दिए। पहला है भाई आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है भाई आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा है भाई आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो पहला संगठन है इसका काम यही है कि भाई ये आसियान के सारे देशों की सुरक्षा से रिलेटेड काम देखेगा सारे। दूसरा संगठन है ये आर्थिक से रिलेटेड काम देखेगा, काम धंधों वगैरह से रिलेटेड, पैसों वगैरह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस सब की देखभाल जो है ये वाला डिपार्टमेंट करेगा, दूसरा डिपार्टमेंट। और तीसरा डिपार्टमेंट का काम है कि आसियान के जो देश हैं उनमें भाई सामाजिक और सांस्कृतिक विकास वगैरह कोई भी काम होगा तो ये तीसरा डिपार्टमेंट देखेगा। इसके साथ साथ जो भाई उन सारे देशों में शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पर्यावरण हो गया, संस्कृति हो गया, इन सारे क्षेत्रों को भी भाई सपोर्ट करेगा, उन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने का भी काम जो है ये तीसरा वाला डिपार्टमेंट करेगा। आई होप आप लोगों को ये तीनों स्तंभ जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था ये चीज़। बस आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे और याद रखनी है कि 1994 में भाई आसियान क्षेत्रीय मंच की जो है स्थापना की गई थी। एक तरीके से जो पहला वाला डिपार्टमेंट था हमारा आसियान सुरक्षा समुदाय, इसके अंडर में एक और डिपार्टमेंट बना दिया जिसे हम कहते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच। इस डिपार्टमेंट का काम क्या था भाई? इस डिपार्टमेंट का काम ये था कि जो आसियान के देश हैं उनका भाई सहयोग वगैरह करें, वो सारे देश आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ मजबूती से रहें, एक दूसरे की हेल्प करें, ये सारा देख रेख जो है इस डिपार्टमेंट का काम था। अब पेपर में भाई एमसीक्यू में आप लोगों से पूछ लेता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोगों को बताना 1994 में। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पेपर में पूछ लेता है भाई आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोगों को बताना है 1967 में।
और आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना जो हुई थी वो 1994 में हुई थी। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इन दोनों चीज़ों को लेकर। अब जो लास्ट चीज़ आप लोगों को समझनी है आसियान के बारे में, वो ये है कि भाई आसियान विजन 2020 बेसिकली क्या है भाई, ये एक तरीके का दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें भाई आसियान ने जो है, आसियान के सभी देशों ने मिलकर एक लक्ष्य, एक टारगेट को जो है डिसाइड किया था कि भाई 2020 तक जो है हमें इतनी तरक्की करनी है, इतना नाम कमाना है, इतना ज्यादा विकास करना है अपने देशों में। तो उस दस्तावेज का ही नाम जो है रख दिया गया है आसियान विजन 2020। आप इसे दस्तावेज कह लो, डॉक्यूमेंट कह लो, या एक तरीके से कह लो लक्ष्य है ये आसियान का कि 2020 तक भाई उन्हें जो है ये सारी चीजें करनी है। ये भी भाई आप लोगों से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस चीज को भी याद रख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को आसियान के बारे में भी सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। इससे ज़्यादा आप लोगों को आसियान के बारे में कुछ भी नहीं जानना, इससे बाहर आप लोगों के क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है पेपर में। तो यहाँ पे भाई हमारे संगठन जो है दोनों खत्म होते हैं। ब्रिक्स और सार्क के बारे में हमें नहीं पढ़ना, ये चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि वो चीज़ सिलेबस में नहीं है। अब पेपर में भाई कभी कभी जो है आप लोगों से जो संगठन है, फिर चाहे वो आसियान हो, यूरोपीय संघ हो, ब्रिक्स और सार्क तो सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से इन फ्यूचर आगे की क्लासों में कभी पूछ लिया जाए कि भाई इनके उद्देश्य क्या है इन संगठनों को बनाने के, तो उसके लिए आप लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई इन संगठनों की जो स्थापना हुई है वो क्यों करी गई है, क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था, वो आप लोगों को बताना पड़ सकता है। तो मैंने यहाँ पे कॉमन पॉइंट लिख रखे हैं जो आप सभी संगठनों के लिए यूज करते हो। तो जो पहला पर्पस होता है भाई इन संगठनों को बनाने का, ये जो सारे देश आपस में मिलकर बना लेते हैं एक ग्रुप वगैरह, उनका पहला पर्पस यही होता है कि भाई सारे देश आपस में शांति बना के रखेंगे, पूरे विश्व में शांति बना के रखेंगे, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, किसी भी दूसरे देशों से लड़ाई नहीं करेंगे, विश्व में पूरी शांति बना के रखेंगे, और अगर हम पर कोई हमला करता है तो भाई एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे और एक साथ होकर लड़ाई करेंगे उस देश के साथ या जो भी लड़ाई कर रहा है उसके साथ। और जो भी आपस के मसले होंगे, जो भी आपस में विवाद होंगे, उन सब चीज़ों को बातचीत से सुलझाएंगे, ना कि लड़ाई करके सुलझाएंगे। तो ये होता है भाई पहला लक्ष्य इन संगठनों को बनाने का। दूसरा भाई जो लक्ष्य होता है इनका, जो उद्देश्य होता है, जो पर्पस होता है, वो ये होता है कि भाई आर्थिक सहयोग करेंगे, यानी कि व्यापार वगैरह में मदद करेंगे एक दूसरे के देश की। पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है देशों में तो पैसे लेन देन करके मदद करेंगे। इसके साथ साथ व्यापार को भाई बढ़ाएंगे एक दूसरे के देश में, ताकि सभी देशों का जो है विकास हो सके, आर्थिक तरक्की हो सके। तीसरा जो पर्पस होता है भाई इन संगठनों को बनाने का, वो ये होता है ताकि भाई इन सारे देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग जो है उसे बढ़ावा दिया जा सके, ताकि भाई सभी देशों के जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रह सकें, एक दूसरे की संस्कृति, समाज, इन सब का सम्मान करें, और सभी देशों में जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीक और संस्कृति जो है इसका आदान प्रदान हो सके। मान लो किसी देश में भाई टेक्नोलॉजी नहीं है तो उस देश को टेक्नोलॉजी वगैरह दिया जा सके ताकि उसका विकास हो सके। किसी देश में साइंस नहीं है तो वो सारे देश मिलकर जो है उस देश में साइंस डेवलप करेंगे। शिक्षा वगैरह कम है तो शिक्षा वगैरह को बढ़ावा देंगे। अल्टीमेट पर्पस भाई इनका यही होता है कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे। चौथा पर्पस भाई पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे उन सब में एक साथ मिलकर काम करेंगे, सतत विकास पर ध्यान देंगे, ताकि भाई विकास ऐसा करें जो आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा पहुंचाए, ऐसा विकास करेंगे, उसे हम कहते हैं सतत विकास। और जो जलवायु परिवर्तन है, प्रदूषण है, वन्य जीवों की रक्षा है या जल संरक्षण है, ऐसे जो मुद्दे हैं जिनसे भाई सभी देश जूझ रहे होते हैं, उन सब चीज़ों में आपस में मिलकर काम करेंगे, क्योंकि कोई एक देश जो है इन सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा, सभी देशों को मिलकर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ भाई आप लोग बता सकते हो जो प्राकृतिक आपदाएं आती है या मानव निर्मित जो आपदाएं आती हैं, जैसे कि बाढ़, भूकंप, सूखा वगैरह हो गया, युद्ध वगैरह हो गए, महामारी हो गए, इन सब चीज़ों में जो है सारे देश मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, उस देश को उस संकट से निकालने की कोशिश करेंगे। ये एक पर्पस होता है इन लोगों का, इसलिए ये संगठन बनाते हैं। इसके साथ साथ भाई साइंस को, शिक्षा को और तकनीक में जो है एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ताकि नए नए इनोवेशन हो, नई नई चीज़ें जो है हम बनाएं, नई नई तरक्की करें, सभी देशों में जो है शिक्षा वगैरह हो पाए, साइंस हर देशों में हो पाए,
और टेक्नोलॉजी जो है वो हर देशों में हो पाए, ताकि सभी देश विकास कर पाए। इस वजह से भी जो है ये सारे देश आपस में संगठन बनाते हैं। लास्ट जो पर्पस हम कह सकते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय कानून होते हैं या नियम वगैरह होते हैं, उन सबको भाई बढ़ावा दिया जा सके, उन सबका सही से पालन किया जा सके, विश्व में शांति बनाई जा सके, पूरे विश्व में अनुशासन लाया जा सके, डिसिप्लिन लाया जा सके। इस वजह से भी जो है ये संगठन बनाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को पर्पस भी समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे। मैंने कॉमन पर्पस बताए हैं जो आप लोग किसी भी संगठन के लिए लिख सकते हो। आप लोगों से पेपर में आसियान के बारे में पूछें तो भी आप लोगों को ये सारे पॉइंट लिखने हैं, यूरोपीय संघ के बारे में पूछे तो भी आप लोगों को यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो बस भाई यहाँ पे आप लोगों के सारे संगठन का जो है खत्म होता है। यही 2 संगठन आप लोगों को मेन पढ़ने थे। अब भाई हमें पढ़ना है चीन के बारे में, क्योंकि चीन भी जो है एक उभरती हुई महाशक्ति है जो अमेरिका को टक्कर दे सकती है आने वाले समय में। वर्ल्ड मैप में देखोगे तो भाई आप लोगों को चीन जो है ये देखने के लिए मिलेगा, ये जो है भारत के ऊपर ये चीन देखने के लिए मिलेगा। और देख सकते हो भाई कितने बड़े क्षेत्रफल है भाई चीन का, और ये आबादी के मामले में भाई बहुत बड़ा देश है। आज के टाइम पे दूसरे नंबर पे है आबादी के मामले में, क्योंकि पहले नंबर पे जो है भारत हो गया, लेकिन इतने सालों से जो है आबादी के मामले में भी पहले नंबर पे था। बहुत ज़्यादा लोग थे चीन में, और आज के टाइम पे भाई चीन जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। लेकिन इसकी तरक्की की जो शुरुआत हुई थी वो हो गई थी भाई आप लोगों की 1978 में। 1978 में भाई इसने जो है कुछ चेंज वगैरह करे अपने देश में, कुछ सुधार वगैरह करे, जिसके बाद से भाई ये बहुत तेज़ी से जो है विकास करने लगे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। और माना जाता है कि भाई अगर इतनी तेज़ी से ही अगर विकास करेगा चीन तो 2040 तक जो है अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, यानी कि नंबर 1 पे आ जाएगा चीन, ऐसा माना जाता है। अब पहले भाई इसकी तरक्की के बारे में पढ़े, उससे पहले भाई थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं हम चीन की, ताकि हमें पता चल सके थोड़ा बहुत इतिहास चीन के बारे में। तो सबसे पहले भाई हम समझते हैं साम्यवादी क्रांति के बारे में, या हम बोले चीनी क्रांति के बारे में। सिंपली बोलूं तो चीन में भाई 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई थी, या चीनी क्रांति आप उसे बोल सकते हो। उस टाइम पे भाई जो नेता थे चीन में वो थे भाई माओ। नाम याद रखना, पेपर में एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। बेसिकली हुआ क्या था कि 1949 से पहले जो है चीन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती थी, यानी कि जो अमेरिका में सिस्टम चलता था ना पूंजीवादी वाला सिस्टम, कि सारी चीज़ें प्राइवेट होंगी, मोस्टली सरकार जो है वो लिमिटेड होगी, सारी चीज़ें अमीर लोगों के हाथ में होंगी, उन्हीं के कंट्रोलेशन में होंगी, पूंजी वाले लोगों के अकॉर्डिंग चलेगी सरकार भी। तो वो सिस्टम था पहले चीन के अंदर, जिसे हम कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था, जो अमेरिका में आज भी है। लेकिन भाई 1949 में माओ आए, उन्होंने भाई इस पूरे सिस्टम को जो है बदल दिया। उन्होंने भाई पूंजीवाद को ख़त्म करके साम्यवादी सिस्टम अपनाया। साम्यवादी कौन सा? जो सोवियत संघ में चलता था। सोवियत संघ भाई मैंने आप लोगों को पिछला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बताया था सोवियत संघ में कौन सा मॉडल था, जहाँ पे भाई सारी चीज़ें जो है सरकार के कंट्रोल में होती हैं, सरकार के अंडर में होती हैं, प्राइवेट चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती हैं, हर चीज़ जो है सरकार के कंट्रोल में होती है। तो उसे हम कहते हैं साम्यवादी मॉडल, या सोवियत संघ वाला मॉडल भी आप बोल सकते हो। तो ये जो बदलाव करा गया था भाई, पूंजीवाद से साम्यवादी मॉडल को अपनाया था चीन ने 1949 में, इसी को भाई हम बोलते हैं साम्यवादी क्रांति या चीनी क्रांति। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। पेपर में पूछ लेता है, याद रखना। किसके नेतृत्व में हुई थी? माओ के नेतृत्व में हुई थी। माओ ही नेता थे वहाँ पे उस टाइम पे। अब चीन ने भाई ये वाला मॉडल अपना तो लिया, ये वाली जो व्यवस्था है ये अपना तो ली कि हर चीज़ भाई सरकार के कंट्रोल में होगी। तो अब क्या होने लगा कि भाई चीन में जो खेती बाड़ी वगैरह हुआ करती थी उससे भाई सारा पैसा वगैरह आता था देश के अंदर, और वो पैसा जो है सरकार किन कामों में लगा देती थी? वो फैक्ट्रियों वगैरह में, उद्योग वगैरह में लगा दे करती थी सरकार। क्यों? क्योंकि भाई चीन में जो है विदेशी मुद्रा नहीं थी बिल्कुल भी, यानी कि बाहर का पैसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं था, जिस वजह से भाई चीन जो है दूसरे देशों के साथ भी व्यापार वगैरह नहीं कर पाता था, क्योंकि दूसरे देशों के साथ व्यापार करना है तो भाई बाहर का पैसा होना जरूरी है ना। तो चीन के पास वो भी नहीं था, और चीन भाई इंटरेस्टेड भी नहीं था दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में। तो चीन जो है खुद ही जो है खेती वगैरह से अपने पैसे वगैरह बनाकर उद्योगों में लगाता था, फैक्ट्रियों वगैरह में लगाता था, और फैक्ट्रियों को अच्छा बनाता था। और फिर फैक्ट्रियों में ही जो भाई जो सामान इन्हें बाहर से खरीदने की जरूरत पड़ती थी, सब कुछ जो है अपने देश में ही धीरे धीरे बनाते चले गए ये लोग। इन्हें फिर बाहर से खरीदने की जरूरत तो नहीं पड़ती थी बिल्कुल भी। इसके साथ साथ जो सरकार है
वो भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो है वो सबको दे रही थी, क्योंकि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में हो जाता साम्यवादी मॉडल में। इसी वजह से जो देश की तरक्की थी वो भी भाई ठीक ठाक हो रही थी, जो विकास था वो भी भाई 5-6% की दर से हो रहा था, तेजी से सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन भाई एक दिक्कत आ गई चीन के सामने। दिक्कत क्या आई? दिक्कत भाई ये आ गई कि चीन की भाई विकास तो बढ़ रहा था, विकास के साथ साथ भाई चीन के जो है जनसंख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, चीन के अंदर लोग भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। अब ऐसे में भाई चीन की सरकार जो थी उसने भाई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए बहुत से कानून वगैरह बनाए गए, जनसंख्या नियंत्रण कानून जिन्हें आप बोल सकते हो। लेकिन उसका भी जो है कुछ फायदा वगैरह नहीं हुआ, फिर भी जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ती चली गई। अब जनसंख्या तेजी से बढ़ती चली गई तो भाई चीन को जो है सामान वगैरह जो चीन वगैरह बना रही थी तो उसकी जो है भाई कमी पड़ने लगी, क्योंकि जितना भी सामान चीन के अंदर बन रहा था वो सारा जो है अब जनता की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो अब ऐसे में भाई चीन ने सोचा कि मुझे भाई दूसरे देशों से भी जो है व्यापार वगैरह करना पड़ेगा, दूसरे देशों से जो है मदद लेनी पड़ेगी अगर अपने देश का विकास करना है, तो अपने देश के लोगों को बचाना है। तो भाई चीन ने जो है फिर धीरे धीरे दूसरे देशों के साथ व्यापार शुरू कर दिया, दूसरे देशों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले भाई चीन जो है दूसरे देशों के साथ कोई मतलब नहीं रखता था, सिर्फ और सिर्फ अपने देश में ही हर चीज बनाता था और अपने देश में ही जो है हर चीज करता था। फिर 1972 में जो है चीन ने भाई अमेरिका के साथ अपने संबंध वगैरह थोड़े अच्छे बनाने की कोशिश करी, उससे बातचीत करने की कोशिश करी, थोड़ी मदद वगैरह लेने की कोशिश करी। फिर 1973 में भाई इसके प्रधानमंत्री बदल गए, जिनका नाम था भाई चाउ एन लाइन। एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, याद रखना। इन्होंने भाई क्या करा, जो कृषि थी, खेती बाड़ी वगैरह थी, या जो फैक्ट्री उद्योग वगैरह थे, जो सेना वगैरह थी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, इन सारे क्षेत्रों में जो है आधुनिकीकरण करा। आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन करा। सिंपली बोलूं तो भाई जो खेती बाड़ी वगैरह थी इन सब चीज़ों को थोड़ा मॉडर्न करा, इन सब के तरीकों को मॉडर्न करा। जो फैक्ट्री वगैरह में काम हो रहे थे उन सब चीज़ों को थोड़ा मॉडर्न करा, थोड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी को भी मॉडर्न करा। इसके साथ साथ जो सेना है उनमें भी भाई थोड़ी मॉडर्नाइजेशन लाई चीन की नई सरकार, जो थी भाई चाउ एन लाइन की। पेपर में क्वेश्चन में यही पूछ लेता है कि भाई कृषि, उद्योग, सेना या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसने आधुनिकीकरण करा था, तो आप लोगों को चाउ एन लाइन का नाम बताना है। फिर भाई 1978 में जाके दोबारा से सरकार बदल गई चीन की। अब जो नेता आए वो आए भाई देंग शाओपिन, और जब ये आए तो भाई चीन की जो है तरक्की बहुत तेजी से होने लगी। वो क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने जो है कुछ आर्थिक सुधार करे। आर्थिक सुधार भाई सबसे पहले तो इन्होंने यही करा कि इन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुधार था इनका। खुले द्वार की नीति, या आप इसे बोल सकते हो ओपन डोर की पॉलिसी, या सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप लोगों को इन्होंने भाई दूसरे देशों के साथ जो है व्यापार वगैरह करना शुरू कर दिया, जुड़ना वगैरह जो है शुरू कर दिया। अभी तक जो भाई थोड़ा बहुत जो अमेरिका के साथ या और थोड़े बहुत देशों के साथ जुड़ रहे थे वो इतने बड़े लेवल पे नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन अब इन्होंने जो है सभी देशों के साथ जुड़ना शुरू कर देते, सभी देशों के साथ व्यापार वगैरह शुरू कर देता है। इसे ही हम कहते हैं खुले द्वार की नीति, ओपन डोर की नीति। पेपर में क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो ये भाई आप लोगों को बताना देंग शाओपिन ने 1978 में अपनाई थी। फिर इसके बाद भाई 1982 में जो खेती है इसको प्राइवेटाइज कर दिया। जो खेती बाड़ी वगैरह होती थी इस सब चीज़ों को प्राइवेट कर दिया कि अब भाई प्राइवेटली लोग खुद अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं, खुद ही कमाएंगे, खुद ही खाएंगे, खुद ही खेती बाड़ी करेंगे, खुद ही बेचेंगे, सब कुछ खुद ही करेंगे, प्राइवेट हाथों में दे दिए। अब ये चीज़ें सरकार के कंट्रोल में नहीं थी। फिर 1998 में भाई उद्योगों का भी भाई प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जो फैक्ट्री वगैरह थी उनको भी प्राइवेट कर दिया वहां की गवर्नमेंट ने। और 2001 में जाके जो है विश्व व्यापार संगठन में भी जुड़ गया था चीन। तो देखा जाए तो सही समय पे जो है बाकी सारे देशों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया था चीन ने। बात करें भारत ने भाई ये सब चीजें कब शुरू करी थी, तो भारत ने भाई 1991 में ये सारी चीजें जो है शुरू करी थी। वैश्वीकरण को अपनाया था भारत ने, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया था, लेकिन चीन ने हमसे पहले ही जो है समझदारी दिखा के धीरे धीरे जुड़ना शुरू कर दिया था। इस वजह से भाई बहुत ज्यादा तरक्की करता गया चीन। अब ये जो सारी चीजें भाई आप लोग देख रहे हो एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछी जा सकती है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि भाई पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में कि खेती का निजीकरण कब किया गया, या उद्योगों का निजीकरण कब किया गया, विश्व व्यापार संगठन में कब जुड़ा था चीन, तो आप लोगों को बताना है।
या खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? तो देंग शाओपिंग ने अपनाई थी 1978 में। अमेरिका के साथ संबंध कब अच्छे बनाए थे? या चाउ एन लाइन जो थे वो कब आए थे? 1973 में। इन्होंने किस किस चीज़ में सुधार किया था, तो वो आप लोगों को बताना है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। आई होप आप लोगों को चीन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो आप चीन की दीवार देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा फेमस है हिस्टोरिकल पर्पज से भी। आप लोगों ने देखा होगा चांदनी चौक टू चाइना जो मूवी थी अक्षय कुमार वाली, उसमें भाई अक्षय कुमार जो है इन दीवारों पर भागता है। कभी गूगल पे सर्च करके देखना आप लोग, बहुत बड़ी लंबी दीवार है, दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है ये। अब पेपर में भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो है भाई भारत और चीन के संबंध। 5 नंबर में पूछा जाएगा भाई आप लोगों से, तो याद रखना ये चीज। बात करें भाई हम शुरुआती टाइम के, तो शुरुआत में तो भाई हमारे अच्छे थे संबंध। जब नेहरू जी थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हमारे चीन के साथ जो है संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उस टाइम पे तो भाई हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगता था 1950 के दशक में। लेकिन भाई जैसे जैसे समय बीतता गया तो भाई चीन ने जो है अपनी औकात दिखा दी। चीन ने जो है हम पर हमला वगैरह किया, हमसे लड़ाई वगैरह करी, और फिर हमारे संबंध जो है तब से लेके आज तक चीन के साथ बेकार ही है। एग्जाम्पल के तौर पे भाई 1950 में भाई चीन ने जो है सेना वगैरह भेजकर तिब्बत जो है, आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ये वाला जो एरिया है ये भारत के जस्ट ऊपर नेपाल वाला जो एरिया है, यहाँ पे भाई हम कहते हैं तिब्बत। ये आज के टाइम पे चीन के अंदर है क्योंकि चीन ने ही हड़प लिया है, लेकिन उस टाइम पे जो है ये अलग देश हुआ करता था तिब्बत। तो चीन ने भाई इसे हड़प लिया यहाँ पे अपनी सेना वगैरह भेज के। अब फिर जो भाई भारत और चीन का बॉर्डर था वहाँ पे जो है धीरे धीरे बस्तियाँ वगैरह बसानी शुरू कर दी, अपने लोगों को जो है बसाना शुरू कर दिया, जिस वजह से भाई भारत और चीन के संबंध जो है बिगड़ते चले गए थोड़े बहुत। फिर भाई जब तिब्बत पर कब्जा वगैरह कर लिया था चीन ने, तो भाई 1959 में जो है तिब्बत के ही धार्मिक गुरु थे एक दलाई लामा, नाम याद रखना दलाई लामा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भाई भागकर जो है चीन से बचने के लिए भारत में आ गए। अब भारत का तो भाई कल्चर ही ऐसा रहा है, संस्कृति ऐसी रही है कि मेहमानों की हम बहुत सम्मान करते हैं और जिसको भी मदद चाहिए होती है उनको हम हेल्प ज़रूर करते हैं। तो भारत ने भाई उनकी हेल्प करी और उन्हें जो है अपने देश में रहने के लिए परमिशन दे दी। अब ऐसे में भाई चीन जो है वो किलस गया कि भाई तुमने हमारे दुश्मन को जो है शरण दे दी, तुमने दलाई लामा को अपने देश में रख लिया। तो चीन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। इससे भी भाई हमारे थोड़े बहुत संबंध जो है खराब हुए। इसके बाद भाई एक पंचशील समझौता था चीन और भारत के बीच में। बेसिकली भाई एक एग्रीमेंट किया गया था चीन और भारत के बीच में, जिसमें 5 बातें थी टोटल, जिन पर यह डिसाइड हुआ था कि भाई ना ही चीन उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट करेगा और ना ही भारत जो है उन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट करेगा, उन चीज़ों में घुसेगा। इस वजह से हम कहते हैं इसे पंचशील समझौता। कब हुआ था भाई? ये 1954 में हुआ था, डेट याद रखना, पेपर में पूछ लेता है। लेकिन भाई जब भारत ने दलाई लामा को शरण वगैरह दे दी थी तो चीन ने भाई ये मान लिया कि भारत ने पंचशील समझौता जो है इसका उल्लंघन करा है, क्योंकि इसमें ये बात भी थी एक कि चीन और भारत जो है एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं देंगे। अब जब भारत ने भाई दलाई लामा को शरण दे दी थी तो चीन ने ये समझ लिया कि ये हमारे अंदरूनी मामले में दखलंदाजी दी है भारत ने। इस वजह से चीन ने जो है 1962 में भाई युद्ध वगैरह छेड़ दिया, हम पर हमला कर दिया। फिर जब भाई 1962 में पूरा युद्ध वगैरह हुआ, बहुत ज़्यादा तबाही वगैरह हुई, भारत पर एकदम से अचानक से हमला करा। भारत की भाई प्रिपरेशन वगैरह भारत ने नहीं करी थी, क्योंकि उस टाइम पे नेहरू जी थे और नेहरू जी भाई हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे। नेहरू जी ये समझते थे जो चाइना जो है बहुत अच्छा देश है भाई, ये हमारा मित्र है, ये हमारे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। थोड़े बहुत संबंध जरूर बिगड़ रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो भारत ने भाई तैयारी नहीं करी थी, इस वजह से भारत जो है इस युद्ध में पूरी तरीके से हार गया। और इसी टाइम पे ही भाई चीन ने जो है जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो भी हड़प लिया और अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है भारत का वो भी हड़प लिया। आप भारत के मैप में देखोगे तो भाई जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है वो आप लोग का ये पड़ता है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो हल्का सा हो रखा है, ये वाला साइड वाला जो एरिया है ये जो है भाई ये चीन ने उस टाइम पे हड़प लिया था। और जो यहाँ आप देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश, ये वाला एरिया भी जो है यहाँ पे चीन ने हड़प लिया। और तब से लेके आज तक जो है हमारी भाई लड़ाई चलती रहती है, इन जगहों को लेकर ही सीमा विवाद चलता रहता है भारत और चीन के बीच में। अब बीच में भाई जब नेता वगैरह थोड़े बहुत बदले, चीन के भी बदले, भारत के भी बदले,
तो भाई थोड़ा बहुत जो है सहयोग वगैरह करने की कोशिश करी, रिश्ते वगैरह जो है थोड़े बहुत सुधारने की कोशिश करी भारत की तरफ से भी, चीन की तरफ से भी। जैसे कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे 1988 का जो टाइम था, उस टाइम पे भाई राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने भाई चीन की यात्रा करी थी, चीन जो है घूमने गए थे ताकि रिश्ते वगैरह जो है ठीक हो सके भारत के चीन के साथ, और जो सीमा विवाद वगैरह है ये सब चीज़ें जो है शांतिपूर्ण से सुलझाया जा सके, खत्म किया जा सके। इसके बाद भाई 2014 में जो चीन के राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग, ये भी भाई भारत में आए थे दौरा करने। फिर भाई 2015 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, ये भी चीन गए थे। ये सब बातें आप लोगों को याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी भाई आज तक जो है चीन के साथ संबंध हमारे नहीं सुधर पाए हैं। बात करें भाई कि विश्व लेवल पर संबंध कैसे हैं, तो भाई विश्व व्यापार जो है भाई वो तो बहुत तेज़ी से हमारा बढ़ा है। जैसे 1999 में भाई हमारा जो है व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ा था चीन के साथ। उस टाइम पे भाई चाइनीज़ चीज़ें जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस थी, तो बहुत ज़्यादा व्यापार वगैरह हुआ हमारा चीन के साथ। इसके साथ साथ भाई 2017 की बात करें तो कम से कम भाई 84 अरब डॉलर का भाई व्यापार वगैरह पहुंचा था हमारा चीन के साथ। बहुत बड़े लेवल पे व्यापार वगैरह हुआ, क्योंकि आज के टाइम पे भी देखा जाए तो चीन के साथ हमारा व्यापार वगैरह होता है। हालांकि संबंध खराब है, लेकिन व्यापार वगैरह इसलिए होता है क्योंकि भाई चीन की बहुत सारी चीज़ें जो है आज भी भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा चलती हैं और बहुत ज़्यादा सस्ते रेट पे हमें मिल जाती हैं। तो बस भाई ये सारे पॉइंट जो है आप लोगों को बताने हैं भारत चीन के संबंध में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप लोगों को आंसर भी अपने पेपर में लिख कर आना है। अब बात करते हैं भाई अपने जापान की। जापान के बारे में भाई ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं पढ़ना है, जितना सिलेबस में है उतना ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इससे बाहर आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। तो जापान के बारे में भाई आप लोगों को ये पता ही होगा, जापान जो है भाई वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा जो है मशहूर है भाई। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा नाम है भाई टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का। वो कैसे, आप लोग अगर इसके ब्रांड जो है जापान की, वो जैसे कि नाम सुना होगा, सोनी का आपने नाम सुना होगा, पैनासोनिक का नाम सुना होगा, कैनन का सुना होगा, सुजुकी का सुना होगा, होंडा का सुना होगा, टोयोटा का सुना होगा। ये सारे जो ब्रांड के नाम हैं ये सब कहाँ के हैं, ये सब जापान के हैं। तो टेक्नोलॉजी के मामले में जो है बहुत ज़्यादा आगे है जापान, बहुत ज़्यादा तगड़ा है जापान। और मशहूर ब्रांड के नाम मैंने आप लोगों को बताई दिए जो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके साथ साथ भाई तेज़ी से जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है जापान, तेज़ी से बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है। जबकि भाई जापान के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन भाई जापान जो है जो कच्चा माल होता है वो बाहर के देशों से मंगाता है, फिर कच्चे माल से जो है चीज़ें वगैरह बहुत ज़्यादा बनाता है और उसे जो है फिर बाहर के देशों में बेच देता है। इस वजह से ही जो है जापान बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। बात करें भाई इसकी अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी कि पैसों के मामले में देखें ना तो जापान भाई तीसरे नंबर पे आता है पूरे विश्व में। पहले पे तो भाई ऑफकोर्स अमेरिका ही आता है, दूसरे पे आई थिंक चीन आता है और तीसरे पे जो है वो जापान आता है, और चौथे पे तो भाई अब आप लोगों को पता ही है भारत आता है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता ही है। एक चीज़ और याद रखनी है भाई, 1964 में जो है जो जापान था वो भाई आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन का जो है सदस्य बन गया था, जिसे हम भाई OECD भी कहते हैं। याद रखना, पेपर में पूछ लेता है कि इसका सदस्य कब बना जापान। और ये चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2017 में जो है विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन गया था जापान। इसके साथ साथ जापान जो है भाई वो G7 में एक नाम मात्र एशिया का देश है। G7 जो है भाई ये एक तरीके से विश्व के जो बड़े बड़े देश है, जो शक्तिशाली देश है, उन देशों का एक ग्रुप है जिसमें 7 देश हैं टोटल, जिसमें भाई जापान भी जो है इसमें शामिल है। और जापान पूरे एशिया में से सिर्फ इकलौता देश है, यानी कि भारत वगैरह भी भाई इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। सोच रहे हो कितना शक्तिशाली ग्रुप के देशों में शामिल है जापान, और ये एशिया का नाम मात्र एक देश है इस ग्रुप के अंदर। बात करें आबादी के लिहाजे से, यानी कि जनसंख्या के मामले में जापान जो है वो 11वें स्थान पे आता है, यानी कि 11वें नंबर पे है भाई जनसंख्या के मामले में देखें तो जापान को। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है UNO, इसके बारे में भाई आप लोग अलग से एक चैप्टर में पढ़ोगे आगे। सिंपली यहाँ पे समझ लो, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है UNO है, ये पूरे वर्ल्ड के लेवल का एक तरीके से संगठन है जो पूरे वर्ल्ड को चलाती है, और सभी देश जो है इस संगठन को मानते हैं, इसके बनाए हुए सारे कानूनों को फॉलो करते हैं।
तो इसमें जो भाई पैसा वगैरह देता है तो जापान जो है इस मामले में दूसरे नंबर पे आता है, इसमें जो पैसा वगैरह देता है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। सोच रहे हो, पहले नंबर पे तो ऑफ कोर्स भाई अमेरिका ही आता है, लेकिन दूसरे नंबर पे जापान आ रहा है। बहुत छोटा सा देश है, फिर भी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है जापान। रही बात भाई विवाद वगैरह की, तो जो भी लड़ाई झगड़े वगैरह दूसरे देशों के साथ होते हैं तो भाई जापान जो है वो लड़ना सही नहीं समझता, बल्कि जापान जो है बातचीत करके सारे मैटर जो है सॉर्ट आउट कर लेता है उन देशों के साथ। उसका एक रीज़न ये भी है कि भाई जब 1945 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, वो क्यों ख़त्म हुआ था? क्योंकि अमेरिका ने जो है जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है परमाणु बम गिरवा देती है, जिस वजह से भाई जापान में खूब ज़्यादा तबाही हुई थी और उसका इम्पैक्ट आज तक देखने के लिए मिलता है जापान में। तो इस वजह से भाई जापान के पास जो है परमाणु बम तो है, लेकिन परमाणु बम का जो है जापान इस्तेमाल नहीं करता है। जापान कहता है कि भाई कोई भी अगर विवाद वगैरह होगा तो हम उसको शांति से बातचीत करके सुलझाएंगे, युद्ध वगैरह नहीं लड़ेंगे, लड़ाई वगैरह नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जो जापान का संविधान है उसका अनुच्छेद 9 के अनुसार भाई यही सारी बातें बताई गई हैं जापान के संविधान में भी, कि जो भी विवाद वगैरह होंगे उन सबको हम बल प्रयोग से यानी कि लड़ाई झगड़े से नहीं सुलझाएंगे, बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करेंगे। बात करें भाई सैन्य व्यय के मामले में तो 7वें नंबर पे आता है, यानी कि अपनी सेना वगैरह पे जो खर्चा करता है ना, इस मामले में वर्ल्ड में 7वें नंबर पे आता है जापान। जबकि भाई जापान जो है जितना भी उसके पास पैसा है उसका सिर्फ 1% खर्चा करता है अपनी सेना वगैरह के ऊपर, उसके बावजूद भी जो है विश्व के लेवल पे 7वें नंबर पे आता है। तो सोच सकते हो भाई कितनी बड़ी बात है। तो यही सारी खास बात थी भाई जापान के बारे में जो आप लोग को याद रखनी है। आज के टाइम पे जापान भी बहुत ज़्यादा उभरता हुआ देश है जो अमेरिका को आने वाले टाइम में टक्कर दे सकता है। अगर बात करें भाई वर्ल्ड मैप की, तो वर्ल्ड मैप में देख सकते हो भाई जो जापान है ना, वो भाई आप लोगों का यहाँ पे आता है, जस्ट चाइना है। चाइना के इस वाले एरिया में ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ये जापान का एरिया है। अब बात करते हैं अपने लास्ट देश की, जो है भाई हमारा दक्षिण कोरिया। अगर आप भाई वर्ल्ड मैप में देखोगे तो वर्ल्ड मैप में आप लोग देखोगे जो चीन है भाई, यहाँ पे आप लोगों का चीन के जस्ट बगल में ये जो वाला एरिया देख रहे हो आप लोग, ये है भाई हमारा दक्षिण कोरिया। और इसमें भी भाई ये नीचे वाला जो एरिया है ये है दक्षिण कोरिया और ऊपर वाला है ये उत्तर कोरिया। और ये आप लोगों का साइड में जापान आप लोगों को देखने के लिए मिल ही जाएगा। दक्षिण कोरिया भी भाई उभरता हुआ देश है और जो आने वाले टाइम में अमेरिका को टक्कर दे सकता है। बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है भाई दक्षिण कोरिया भी आज के टाइम पे। दक्षिण कोरिया भाई ये प्रायद्वीपीय देश है, आप लोगों को पता ही है। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है कि भाई 3 तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ। तो आप लोगों को पता है दक्षिण कोरिया जो है तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये जो आप कोरिया वाला पूरा एरिया देख रहे हो ना भाई, ये आज के टाइम पे दक्षिण कोरिया अलग है और उत्तर कोरिया अलग है। लेकिन पहले जो है पूरा एक ही देश हुआ करता था कोरिया के नाम से, लेकिन बाद में जो है उत्तर कोरिया अलग हो गया और दक्षिण कोरिया अलग हो गया। और यह अलग कब हुआ? जब भाई दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद जो है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का जो है विभाजन कर दिया गया और दोनों को अलग अलग देश बना दिया गया। और उसमें भाई बहुत ज़्यादा देन है अमेरिका और सोवियत संघ की, क्योंकि जो सोवियत संघ था वो उत्तर कोरिया को सपोर्ट कर रहा था और जो अमेरिका था वो दक्षिण कोरिया को सपोर्ट कर रहा था। तो दोनों अपनी लड़ाई के चक्कर में इन दोनों देशों का विभाजन करा गए। ये जो विभाजन हुआ था ये भाई किस टाइम हुआ था? ये 1950 से 1953 के बीच में हुआ था, जब भाई कोरियाई युद्ध हुआ था। इसी टाइम पे बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी और फिर जो है इन दोनों देशों का विभाजन कर दिया गया था। इसके बाद भाई 17 दिसंबर 1991 में जो कोरिया है, फिर चाहे वो दक्षिण हो या उत्तरी कोरिया हो, दोनों कोरिया जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़ गए, उसके सदस्य बन गए। मैं अगेन रिपीट करता हूँ भाई, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके बारे में भाई आप लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, तो अभी डेप्थ में नहीं समझा रहा हूँ। बस इतना समझ लो कि विश्व लेवल पर एक संगठन है जिसमें सभी देश ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं और सभी देश जो है इसका पालन करते हैं, सभी देश इस चीज़ को मानते हैं, इसके बनाए हुए सारे कानूनों को फॉलो करते हैं। आगे बात करें दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया ने जो भाई तरक्की वगैरह करना स्टार्ट करा ना, वो भाई आप लोगों का 1960 से स्टार्ट करा और ये तरक्की जो है इन्हें 1980 के दशक तक खूब तेजी से तरक्की करी। और इस चीज़ को भाई हान नदी का चमत्कार भी कहा जाता है। पेपर में भाई क्वेश्चन आता है कि हान नदी का चमत्कार से आप लोगों का क्या अभिप्राय है, तो आप लोगों को सिंपली बताना है कि दक्षिण कोरिया ने
1960 से दशक के बीच से 1980 के दशक के बीच तक बहुत ज़्यादा खूब तेज़ी से तरक्की करी। इसी को भाई हान नदी का चमत्कार जो है बोला जाता है। फिर भाई 1996 का टाइम आता है, तो 1996 में जो है ये जो दक्षिण कोरिया है ये भाई OECD का सदस्य बन गया था। याद रखना, MCQ में पूछ लेता है। इसके फुल फॉर्म है भाई ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। और 2017 में जाके भाई ये दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। रही बात भाई सैन्य खर्च के मामले में, यानी कि अपनी सिक्योरिटी वगैरह पे, सेना वगैरह पर कितना खर्चा करता है ये, तो ये भाई इस लेवल पे 10वें नंबर पर आता पूरे विश्व के मामले में। बात करें कि भाई मानव विकास के मामले में इसकी जो रैंक है वो 18वें नंबर पे आता है ये, अगर आप 2016 की रिपोर्ट देखोगे तो। और 18वें नंबर पे रैंक मतलब कि बहुत ज़्यादा सही मानी जाती है ये। अब इसके पीछे साफ साफ रीज़न यही है क्योंकि भाई इसका जो भूमि सुधार है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ग्रामीण विकास बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, व्यापक मानक संसाधन विकास बहुत ज़्यादा अच्छा है, और तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि है भाई इनकी। सिंपली बोले तो भाई मानव विकास जो है यहाँ का बहुत अच्छा है। लोगों का जो लाइफ है वो भी बहुत अच्छी है, लाइफस्टाइल जो है बहुत अच्छी है, लोग अच्छी जिंदगी यहाँ पे जी रहे हैं। बात करें भाई फेमस ब्रांड कौन कौन से हैं यहाँ के दक्षिण कोरिया के, जो भारत में भी फेमस है, जैसे कि भाई सैमसंग आप लोगों ने सुना होगा, कितना फेमस ब्रांड है वो। और आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें जो है सैमसंग बनाता है, तो वो दक्षिण कोरिया का ही है। इस तरीके से LG आप लोगों ने नाम सुना होगा, या Hyundai का नाम सुना होगा। ये सारे जो ब्रांड है ये दक्षिण कोरिया के हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस है भारत में भी और पूरे वर्ल्ड वाइड। तो बस भाई इतना ही आप लोगों को समझना था दक्षिण कोरिया के बारे में भी। यहाँ पे जो है आप लोगों का चैप्टर खत्म होता है। इन टॉपिक्स के अलावा कुछ और पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों को। ये जो सब करा रहा हूँ मैं आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करा रहा हूँ। नोट्स का लिंक जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। तीनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर छोड़ देना हमारी मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।